विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन। तो क्या हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी अगर कोई ब्रांच लंदन में है तो क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? नहीं। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस, मैंने आपको कल भी बताया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी मींस हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है, जो हमारी इकोनॉमिक बाउंड्री है, यानी कि जिसमें हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर प्लस में हमारा टेरिटोरियल वाटर जो है, या हमारी जो एम्बेसी है वो चाहे किसी भी कंट्री में हो, हमारा कॉन्सुलेट से इंडिया के किसी भी कंट्री में हो, हमारी जो आर्मी फोर्सेस है किसी भी कंट्री में हो, या हमारे जो शिप्स हैं वो चाहे किसी भी कंट्री के बीच में चलते हो, या हमारे जो एयरक्राफ्ट है इंडिया के, तो वो किसमें इंक्लूड होंगे? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। लेकिन अब स्टेट बैंक है तो हमारा इंडिया का, लेकिन कहाँ है इसकी ब्रांच? लंदन में। तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अगर हम नेशनल इनकम की बात करते तो हम ये हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाती है। फैक्टर इनकम कि हमारी ब्रांच फॉरेन में है और जो प्रॉफिट अर्न करेगी उसको हम ऐड कर देंगे डोमेस्टिक को नेशनल कन्वर्ट करने में, तो ये हमारी नेशनल इनकम का तो पार्ट होगी, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही है गूगल ऑफिस इन इंडिया। तो इसमें जो गूगल का ऑफिस है वो इंडिया में है, तो इट मींस ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि डोमेस्टिक इनकम मींस हमारी कंट्री में जितनी टोटल इनकम जनरेट हुई है, चाहे वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने की हो, चाहे नॉन रेजिडेंट ने की हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो। तो गूगल ऑफिस इन इंडिया, गूगल का जो ऑफिस इंडिया में है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो है ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया, हमारा जो टाटा मोटर्स है उसका ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, ये हमारी नेशनल इनकम का तो हिस्सा है, क्योंकि हमारी टाटा मोटर्स का ऑस्ट्रेलिया में जो भी ऑफिस है उससे जो भी इनकम जनरेट होगी वो हमारी नेशनल इनकम में हम ऐड कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स का जो ऑफिस है वो किसमें है? ऑस्ट्रेलिया में, तो ये ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो भी एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, आर्मी फोर्सेस है, वो जिस कंट्री की हैं उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती है। तो ये रशिया की एम्बेसी है, तो ये रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है असाइनमेंट का, जो मैंने आपको कल दिया था, तो उसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, which one of the following is an intermediate product? परचेज ऑफ पल्सेस, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा है ये आपको बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इंटरमीडिएट जो गुड है वो कौन सी है इसमें? परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर, परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर। सेकंड ऑप्शन आपको गिवन है मशीन परचेज बाय अ फर्म, बाय अ फर्म। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपका है wheat used by a flour mill, और फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका गिवन है wheat used by household। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि कोई भी गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है, तो डिपेंड करता है उसके एंड यूज पे, तो आपको ध्यान रखना है इंटरमीडिएट गुड कौन सी होगी। इंटरमीडिएट गुड वो गुड है जो या तो प्रोड्यूसर यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल, या फिर
यूज कर रहा है फॉर रीसेल पर्पस, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट। और इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इसमें अगर कंज्यूमर चाहे कोई भी चीज यूज करे, वो उसकी फाइनल गुड है हाउस होल्ड की। प्रोड्यूसर की जो फिक्स्ड एसेट होती है, यानी कि जिसको प्रोड्यूसर एक बार परचेज करके और रिपीटेडली अपने बिजनेस में यूज करता है, उसकी जो मशीन है, उसकी फॉर एग्जांपल की कार परचेज बाय अ फर्म की जो उसके एम्प्लॉइज को पिक एंड ड्रॉप कर रही है, या अगर मैं कहूँ स्कूल बसेस परचेज बाय अ स्कूल, तो जो फिक्स्ड एसेट है प्रोड्यूसर की, वो क्या है, फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड कौन सी गुड है, जिनको कंज्यूमर की तो कोई भी गुड इंटरमीडिएट नहीं है, हाउस होल्ड सेक्टर की सारी गुड्स क्या है, फाइनल गुड। प्रोड्यूसर की गुड्स में हमें ध्यान रखना है कि अगर वो एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहा है उस गुड को, या फिर रीसेल के लिए परचेज कर रहा है, तो इंटरमीडिएट है। और अपने ही बिजनेस में यूज कर रहा है एज अ फिक्स्ड एसेट की, एक बार खरीद के बार बार उसको यूज करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनल। तो इंटरमीडिएट में आपके चार ऑप्शन है। परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर, मैंने अभी कहा कि हाउस होल्ड कोई भी चीज परचेज करे वो क्या है, फाइनल, तो ये फाइनल है। मशीन परचेज बाय अ फर्म, फर्म अगर किसी भी मशीन को परचेज करती है तो उसको खरीद के कई साल यूज करेगी, तो इसीलिए ये भी क्या है, फाइनल, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है फर्म की। अब व्हीट यूज्ड बाय अ फ्लोर मिल, तो फ्लोर मिल यानी कि ऐसी मिल जो व्हीट को कन्वर्ट करेगी फ्लोर में, फिर उसको सेल करेगी, तो यानी कि जो फ्लोर मिल है वो व्हीट को यूज करती है एज ए रॉ मटेरियल, तो इट मींस जो आपका सी ऑप्शन है, व्हीट यूज्ड बाय अ फ्लोर मिल, इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। फोर्थ है व्हीट यूज्ड बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड कोई भी चीज कंज्यूम करता है तो वो क्या है, इसकी फाइनल। तो ए, बी और डी ऑप्शन जो है ये फाइनल गुड है, और जो हमारा सी ऑप्शन है व्हीट यूज्ड बाय अ फ्लोर मिल, इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट असाइनमेंट का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका है, which one of the following is not an example of final good। ध्यान से रीड करना है, अपनी नोटबुक में आंसर अपने आप मार्क करो कि ये ऑप्शन है, बी है, सी है या डी है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपका है, which one of the following is not an example of final good। कि इनमें से जो भी गुड है, फोर गुड्स जो आपको गिवन है, वो उनमें से फाइनल गुड कौन सी गुड नहीं है। तो इसमें आपका है चौक डस्टर, परचेज्ड बाय अ स्कूल, सेकेंड आपका ऑप्शन है थर्ड क्वेश्चन का, फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर, सी ऑप्शन इसका है व्हीट यूज्ड बाय फ्लोर मिल, और फोर्थ ऑप्शन इसका है ऑल ऑफ दिस। इसमें आपको ये बताना है कि अमंग दिस फोर ऑप्शंस कौन सा जो ऑप्शन है वो फाइनल गुड का एग्जांपल नहीं है। फाइनल गुड का एग्जांपल नहीं है, यानी कि अब इसमें देखिए ये क्या है, चौक डस्टर परचेज बाय अ स्कूल, क्या ये फाइनल गुड है, नहीं, ये इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि जो भी चीज प्रोड्यूसर परचेज करता है या तो एज ए रॉ मटेरियल या फिर फॉर रीसेल पर्पस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड। तो ये इंटरमीडिएट गुड का एग्जांपल है चौक एंड डस्टर परचेज बाय स्कूल, क्योंकि चौक और डस्टर जो है वो एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहा है स्कूल अपने स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए, क्योंकि मेन जो ऑब्जेक्टिव है स्कूल का वो स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और उसके लिए वो यूज किसका कर रहे हैं, चौक एंड डस्टर का। और इसको हम इंटरमीडिएट गुड है, ये रॉ मटेरियल है एक तरह से स्कूल का, और इसको हम फिक्स्ड एसेट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो चीजें विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाती है वो इंटरमीडिएट गुड है।
तो चोग एंड डस्टर जो भी यूज किए जाते हैं वो 1 साल में कंज्यूम हो जाते हैं, तो इसीलिए इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल है। यही हमारा क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड, विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल मीन्स कौन सा जो एग्जाम्पल है वो इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल है, तो ये भी इंटरमीडिएट गुड का है। फर्टिलाइजर यूज बाय फार्मर, तो फार्मर प्रोड्यूसर है और वो फार्मिंग करने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज करता है, जैसे सीड्स का यूज करता है, फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो वो सारे क्या है इंटरमीडिएट गुड फॉर फार्मर, तो ये भी इंटरमीडिएट गुड का एग्जांपल है। व्हीट यूज्ड बाय फ्लोर मिल, ये हमने अभी जो इससे पहले वाला हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें था कि फ्लोर मिल के लिए जो व्हीट है वो क्या है इंटरमीडिएट, क्योंकि फ्लोर मिल इस व्हीट का यूज करेगी एज ए रॉ मटेरियल, इस व्हीट को कन्वर्ट करेगी फ्लोर मिल। तो ऑल ऑफ दिस, तो इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो फाइनल गुड के एग्जाम्पल नहीं है, सभी इंटरमीडिएट गुड के एग्जाम्पल है। फिर से आप ध्यान से सुनिए, कंज्यूमर चाहे कोई भी चीज कंज्यूम करे फाइनल गुड है। प्रोड्यूसर के केस में हमें देखना है कि अगर प्रोड्यूसर कोई ऐसी चीज परचेज कर रहा है जिसको वो एक बार परचेज करके और कई साल तक यूज करता है और वो कॉस्टली भी होनी चाहिए, तो वो क्या है प्रोड्यूसर की फाइनल गुड। लेकिन अगर प्रोड्यूसर कोई भी चीज कंज्यूम करता है एज अ रॉ मटेरियल और फॉर रीसेल पर्पस, तो वो प्रोड्यूसर की इंटरमीडिएट गुड है। तो थर्ड जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन असाइनमेंट का था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस। तो मार्केट प्राइस और जो फैक्टर प्राइस है उसका डिफरेंस क्या होगा? जो मार्केट प्राइस है और फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है? जब हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस कर देते हैं सब्सिडी। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। चाहे हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना हो या फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना हो, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का यूज करते हैं। तो जो हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है इसका आपका आंसर है सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन वो हमारा है इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, अगर हमारी जो फैक्टर कॉस्ट है वो मार्केट प्राइस से ग्रेटर है तो इट मींस क्या हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ग्रेटर देन सब्सिडी है, या हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं लेस देन सब्सिडी है, कि सब्सिडी लार्ज अमाउंट में है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो स्मॉल अमाउंट में है, या फिर हमारे इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों इक्वल है, इक्वल टू सब्सिडी, या फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास है वो हमारे पास है इनडायरेक्ट टैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सब्सिडी। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा? कोई बताना चाहेगा? हमारा क्वेश्चन है कि फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, तो आप ये मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल अगर जो भी हमारा फैक्टर कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि हमारा हम जीडीपी ले लेते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू हमारी है 100,
और हमारी जो जीडीपी एमपी है उसकी वैल्यू हम ले लें 80, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है कि फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस की वैल्यू हमने कम ले ली और फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू हमने ज्यादा ले ली। अब आप ये बताओ कि मार्केट प्राइस को हम फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे सब्सिडी को और माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स को, लेस कर देंगे और प्लस कर देंगे सब्सिडी को। तो आप इसमें अपनी वैल्यूज पुट करके देखिए कि फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन हमारा है इनडायरेक्ट टैक्स इज ग्रेटर देन सब्सिडी, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू ज्यादा ले लेती हूँ और सब्सिडी की कम ले लेती हूँ। तो इस केस में अगर मैं कहूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू मैंने ले ली मैं कहूँ कि 50 और सब्सिडी की वैल्यू मैं ले लूं कम 20, तो 80 में जब हम 50 ऐड करेंगे तो हमारी ये आ गई 130 माइनस में 20, तो ये हमारी आ जाएगी 110। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है कि अगर हमें एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करते हैं। तो 80 में से 50 अगर हम लेस करेंगे, यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू ज्यादा ले ली और सब्सिडी की कम ले ली। अब अगर हम एमपी में मार्केट प्राइस में 50 लेस कर दे तो आ गया 30, प्लस कर देंगे 20, तो ये कितना आ गया 50। इट मीन्स ये जो ऑप्शन है हमारा इनकरेक्ट है। अब जितने भी ऑप्शन है सबकी वैल्यू को पुट करके देखिए, बड़ा सिंपल सा है कि फॉर एग्जांपल फिर से देखो एक बार इसको, हमारा क्वेश्चन ये है कि फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा है बजाय के मार्केट प्राइस के। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 100 है, और यहाँ पे ये मार्केट प्राइस है 100 और फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू इससे ज्यादा आनी चाहिए। कब आएगी, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस ग्रेटर हैं और सब्सिडी, तो मैं इनडायरेक्ट टैक्स को 50 ले लूं और सब्सिडी को 20 ले लेती हूँ। तो मैं इसमें 50 इसमें से क्या करूंगी माइनस, क्योंकि जब हम एमपी को एफसी में कन्वर्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम लेस करते हैं और सब्सिडी को हम प्लस करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स मैंने ग्रेटर ले लिया 50, सब्सिडी की वैल्यू कम ली है, आप जो मन करे वो आप अज्यूम कर लीजिए। तो 100 माइनस 50 और 50 में 20 ऐड करेंगे तो 70। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि इस केस में हमारी एमपी की वैल्यू ज्यादा है और एफसी की कम है, लेकिन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एफसी की ज्यादा होनी चाहिए और एमपी की कम होनी चाहिए। तो अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। इस केस में हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे कम है और सब्सिडी की वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कम ले लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को 20 ले लेते हैं और सब्सिडी को 50 ले लेते हैं। एज यू विश, आप 20 30 लीजिए, 10 40 लीजिए, बस वैल्यू की इनडायरेक्ट टैक्स कम है तो 20 ले लिया, सब्सिडी ज्यादा है तो मैंने 50 ले ली। तो अब इसी 100 को हम फिर से करते हैं कि जब एमपी को एफसी में कन्वर्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स हम क्या करते हैं लेस और सब्सिडी को क्या करते हैं ऐड। तो इनडायरेक्ट टैक्स -20 कितना आ गया 80, सब्सिडी कितनी है 50 ऐड कर दो तो इसमें कितना आ गया 130। तो यानी कि ये जो कंडीशन है ये हमारी बिल्कुल ठीक है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कम है और सब्सिडी की वैल्यू ज्यादा है तो हमारा जो फैक्टर कॉस्ट आएगी वो मार्केट प्राइस से ज्यादा होगी। तो जो ये हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस इज लेस देन सब्सिडी, कि आपका कोई भी ऑप्शन है ABCD, तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम नेक्स्ट की तरफ चले कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी इक्वल है, तो उस केस में अगर मैं दोनों को 50-50 ले लूं तो 50 माइनस 50 प्लस 50 कट गया, तो यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। तो ऐसे अगर क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूजन है तो आप अपनी वैल्यू पुट करके उसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन है फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which are used
आपको ये दो ब्लैंक दे रखे हैं कि फाइनल गुड्स कौन सी गुड है, तो ये तो बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, क्योंकि फाइनल गुड का सिर्फ मीनिंग पूछ रखा है आपसे, और इसमें आपके जो ऑप्शन आपके पास है वो आपके हैं कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। सेकंड आपका ऑप्शन है कंजम्पशन और रीसेल। थर्ड आपका ऑप्शन है रीसेल एंड इन्वेस्टमेंट, और फोर्थ इसमें आपका ऑप्शन गिवन है रीसेल एंड फर्दर प्रोडक्शन। तो फाइनल गुड्स कौन सी गुड है हमें पता है, इट डिपेंड्स अपॉन एंड यूज। तो कंज्यूमर जो भी चीज कंज्यूम करेगा वो फाइनल है, यानी कि एक तो सी होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में सी है। सेकंड, जो प्रोड्यूसर है वो फिक्स्ड एसेट पे जो खर्चा करता है, यानी कि आई इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इट इज द करेक्ट आंसर। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस, क्योंकि सेकंड जो ऑप्शन है इसमें कंजम्पशन तो है लेकिन रीसेल है, और जो रीसेल है वो हमारी फाइनल गुड्स नहीं होती। प्रोड्यूसर जिन भी गुड्स को रीसेल के लिए खरीदता है वो उसकी क्या है, इंटरमीडिएट। ऐसे थर्ड ऑप्शन में रीसेल है तो रीसेल क्या है, इंटरमीडिएट, और फोर्थ में भी पहले हमें रीसेल दे रखा है, तो इट मींस फाइनल गुड्स कौन सी है, फर्स्ट ऑप्शन सी एंड आई, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आपका इसमें जो क्वेश्चन है असाइनमेंट का वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है, इसमें आपका कोई भी ऑप्शन है, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है कि आपका जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। अगर आपसे पूछा जाए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो दोनों का डिफरेंस है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का। ऐसे ही आपका जो ये क्वेश्चन है ये क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और इसके ऑप्शन में आपके पास है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो क्या ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है या फिर विजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल इंपोर्ट है? एक्सपोर्ट माइनस, पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दूसरा है एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स मीन सिर्फ गुड्स का, ये तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया गुड्स और सर्विसेज का। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स का। थर्ड हमारा इसमें ऑप्शन आपको गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, और फोर्थ हमारा जो ऑप्शन गिवन है इसमें फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड। तो इसमें हमारा ये सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस है, ऐसे ही हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड किसका डिफरेंस है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, इन दोनों का डिफरेंस है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फिर से एक बार सुन लीजिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसका डिफरेंस है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड किसका डिफरेंस है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रोड का डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन, और इसमें आपके पास चार ऑप्शन है डेप्रिसिएशन के लिए। फर्स्ट जो ऑप्शन आपके पास है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट। सेकंड आपके पास ऑप्शन जो गिवन है डेप्रिसिएशन में वो है लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर टाइम, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टियर, ड्यू टू वेयर एंड टियर। अब इस केस में जो ऑप्शंस आपके पास है आपको डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, जो भी डेप्रिसिएशन का मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन।
थर्ड जो है इसमें लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट इन अर्थक्वेक, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट इन अर्थक्वेक। और फोर्थ आपका जो ऑप्शन है इसमें क्लोजर ऑफ प्लांट ड्यू टू लॉकआउट, ड्यू टू लॉकआउट। अब अगर आपको पता है तो डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हेन इट इज इन यूज। जब हम किसी एसेट को यूज करते हैं तो यूज करते टाइम उसकी वैल्यू अगर डाउन आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। और दूसरा है कैपिटल लॉस, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हेन इट इज नॉट इन यूज। तो डेप्रिसिएशन के जो आपके कॉजेज हैं, नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस या फोर्सिंग ऑब्सोलिसेंस। एक्सपेक्टेड मींस जब प्रोड्यूसर को पहले से पता है कि ऐसा लॉस हो सकता है। और उसमें हम इंक्लूड करते हैं लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्निक और चेंज इन जॉब। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो कैपिटल लॉस क्या है, चोरी हो जाए, आग लग जाए या डिप्रेशन की वजह से अगर कोई फर्म बंद करनी पड़ जाए तो उनको हम किसमें इंक्लूड करते हैं, कैपिटल लॉस में। तो हमसे पूछा गया है डेप्रिसिएशन। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट, फायर की वजह से अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो वो हमारा कैपिटल लॉस में इंक्लूड होगा, डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टियर, कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो टाइम के साथ साथ उसमें छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है और जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो इट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन का मीनिंग है। फिर है लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट इन अर्थक्वेक, कोई भी अर्थक्वेक है, फायर है, थेफ्ट है, उसको हम डेप्रिसिएशन में इंक्लूड नहीं करते। उनकी वजह से अगर हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं।